देखो इस मैसूर में समझ लो, मैसूर का ना इतिहास समझ लो, मैसूर के लोग आए कहाँ से। बेसिकली हम देखते क्या हैं कि मैसूर वंश का जो वडिया राजा है ना, ये एक समय में जब 1565 में राक्षस तगड़ी का युद्ध हुआ, उसके बाद अरिवीडू वंश की नींव पड़ी। अरिवीडू वंश के लोग बाद में दक्षिण की तरफ शिफ्ट हुए और यही वंश बाद में वडिया वंश के नाम से हमें दक्षिण में दिखाई देता है। यानी इनके हमें पूर्वजों को समझना है तो हमें विजयनगर का अंतिम जो वंश था वडिया वंश, वहाँ पे इनके हमें अंश दिखाई देते हैं। अच्छा है क्या वडिया वंश का कृष्ण चिक्का शासन कर रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। होता यह है कि उसी का एक फौजदार है जिसका नाम है हैदर अली। ठीक है, देखो हैदर अली, हैदर अली, हैदर अली, हैदर अली को वो प्रमोशन दे देते हैं, वो फौजदार बन जाता है। एक जगह है डिंडीगुल, डिंडीगुल का फौजदार बन गया। होता क्या है कि बाद में 1761 में ये मैसूर के शासन को कब्जा लेता है और राजा बन जाता है। तो अब यहीं से क्या है हैदर अली। अब जो मैसूर और अंग्रेजों के जो युद्ध हैं वो आपसे इतिहास में पूछे जाते हैं। लगभग 4 युद्ध हुए हैं, 2 हैदर अली के समय में और 2 इसके बेटे टीपू सुल्तान के समय में। ये 4 युद्ध कर लें तो हमारा मैसूर पूरा हो जाएगा। हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये अंग्रेजों के पास कैसे गया। देखो फर्स्ट एंग्लो मैसूरू वॉर, ठीक है, कब हुआ? 1769 से 1769 के बीच में पड़ा और ये खत्म होता है मद्रास की संधि के साथ। नहीं पूछा जाता ये, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पहला किसकी संधि से खत्म हुआ? मद्रास की संधि से। और ये वो पहला युद्ध है जिसमें हैदर अली विजेता रहा, अंग्रेजों से वो नहीं हारा है। ठीक है, दूसरा अंगल मैसूर युद्ध, ये मंगलौर की संधि के साथ समाप्त होता है। मंगलौर की संधि के साथ ये क्या होता है? समाप्त होता है। और लॉर्ड हेस्टिंग हैं जो कि इस समय गवर्नर हैं भारत में, लॉर्ड हेस्टिंग। तो इससे पूछ लिया जाता है कि जब दूसरा अंगल मैसूर युद्ध हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड हेस्टिंग वॉज दी गवर्नर जनरल इन बंगाल। ठीक है, फिर थर्ड, फिर देखो होता क्या है कि थर्ड के बाद इसके हैदर अली की मौत हो जाती है। हैदर अली की मौत हो जाती है, इसी युद्ध के लड़ते हुए हैदर अली की मौत हो जाती है। बाद में टीपू राजा बन जाता है। टीपू के बनने के बाद भी 2 साल तक युद्ध चलता है, बाद में मंगलौर की संधि होती है। और अब तीसरा युद्ध होता है। तीसरे युद्ध के समय टीपू सुल्तान क्या है? राजा है। टीपू सुल्तान का ड्यूरेशन 1782 से 1799 है। और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1790 से 1792 के बीच में। और जो संधि होती है वो होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये युद्ध खत्म होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ। और इस समय जो गवर्नर जनरल हैं वो हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछ लेता है क्योंकि इसके बाद तो टीपू की मौत ही हो जाती है। तो आपसे पूछेगा कि तीसरा जो अंगल मैसूर वॉर हुआ उस समय लॉर्ड कौन था? तो कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है और इस समय लॉर्ड वेलेस्ली भारत में गवर्नर हैं और ये फिर राज्य के साथ सहायक संधि यानी सब्सिडी अलायंस कर लेते हैं और इस तरीके से मैसूर अंग्रेजों के पास चला जाता है। अब ये जब राजा मर गया तो सब्सिडी अलायंस सहायक संधि किसके साथ में? वेल्जली ने क्या किया? वडियार वंश के ही 2 राजकुमारों को खोजा गया और उनके साथ में सहायक संधि की गई। और आज भी मैसूर का राजवंश है, वहाँ के राजा का तिलक होता है। जब भी परिवर्तन होगा तो सवारी निकलेगी और बड़े धूमधाम से आज भी मैसूर में राजा है उसके राज तिलक का फंक्शन होता है।
तो ये 4 युद्ध हैं। इन 4 युद्धों में चौथे युद्ध के साथ ही मैसूर का पतन हो जाता है और मैसूर अंग्रेजों के पास पहुंच जाता है। इसमें दूसरा और तीसरे युद्ध से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इनको अच्छे से कर लेना। अब कुछ प्रश्न बनते हैं टीपू से, टीपू ने जो काम किए हैं उनसे प्रश्न आते हैं, तो उनको देख लेंगे और ये मैसूर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देख लो ये कुछ टीपू से काम है जो आ जाते हैं। अच्छा, टीपू ने एक स्वतंत्रता, इसका ना मसला समझ लो क्या था। अंग्रेज बार बार युद्ध कर रहे थे, टीपू को मदद चाहिए थी। टीपू ने फ्रांसीसियों को कमांडर भी रखा अपनी सेना में। उनको फ्रांसीसी लोग टीपू की सेना को प्रशिक्षण दे रहे हैं, टीपू सेना को अपग्रेड कर रहे हैं। अंग्रेजों को कहीं ना कहीं ये बातें पसंद नहीं आ रही थी और इसीलिए वो लगातार मैसूर पे हमला करके मैसूर को मर्ज कर लेना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि फ्रांसीसी भारत में हावी हों और टीपू कहीं ना कहीं फ्रांसीसियों के फेवर में जाता हुआ उनको दिख रहा था। तो देखो इसने होता क्या है, प्लांटेड अ ट्री ऑफ लिबर्टी इन श्रीरंगपट्टनम, यानी कि स्वतंत्रता वृक्ष, पौधा स्वतंत्रता वृक्ष लगाया है किसने, श्रीरंगपट्टनम में। अच्छा, ये लगाया किस लिए है उसने? फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उससे जो चेंजेस हुए हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए स्वतंत्रता वृक्ष उसने लगाया है। ठीक है, तो प्लांटेड अ ट्री ऑफ लिबर्टी, यानी कि फ्रांस में जो स्वतंत्रता हुई है, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है या जो भी हुआ है फ्रांस में, उसके लिए उसने क्या किया, स्वतंत्रता वृक्ष बनाया। अंग्रेजों को पसंद नहीं आया। बिकेम द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब, ये भी कहाँ है जैकोबिन क्लब, जैकोबियन क्लब, ये भी कहाँ है, फ्रांस में। और टीपू सुल्तान इसका क्या बनता है, सदस्य बनता है। तो कहीं ना कहीं फ्रांसीसी खेमे में जाता हुआ अंग्रेजों को दिखाई दे जाए। और अज्यूम द टाइटल ऑफ पादशाह, इसने क्या, पादशाह की उपाधि ली है। इन्हीं वजहों से इसकी दुश्मनी अंग्रेजों के साथ होती चली गई और अंग्रेजों ने बाद में क्या किया, मैसूर को टीपू से छीन लिया है। तो ये कुछ प्रश्न हैं, अंगल मैसूर वॉर से थोड़े से प्रश्न आ जाते हैं, बाकी 1-2 प्रश्न टीपू से जाते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि ये मैसूर भी कहाँ चला जाता है, अंग्रेजों के पास। अब जो हमें देखना है वो क्या देखना है, हैदराबाद। देखो हैदराबाद की स्थापना कैसे होती है। वाकया है 1724 का। 1724 में इसे जानने के लिए समझ लो कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि मुगल दरबार में इस समय बड़ी अफरा तफरी है और हम देखते हैं कि इस समय जो मुगल एम्परर हैं, (1719 से 1748 के बीच में, इसका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। अपने नाम की तरह रंगीले टाइप के आदमी है, ज़्यादा शासन में इंटरेस्ट है नहीं, बाकी चीज़ों को में सारा इंटरेस्ट है, शासन को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, इसीलिए नाम क्या रंगीला, मजाक थोड़ी। इसके समय पे इसके दरबार में 2 व्यक्ति बहुत पावरफुल हो जाते हैं, जो हैं सैयद बदर। कौन है? सैयद बदर, सैयद बंधु। सैयद बंधु क्या कहते हैं कि दक्षिण में बहुत उठा पटक चल रही है। इन्हीं का एक कोर्ट नोबल्स है, अमीर है, जो कि उस समय इनका सेनापति भी था, जिसका नाम है निज़ाम उल मुल्क निज़ाम उल मुल्क। इसी ने असफ शाह का क्या किया है, उपाधि लिया है, निज़ाम उल मुल्क। इसका रियल नाम था चिनकुलिच खां। चिनकुलिच खां। अच्छा, निज़ामुल को ये लोग दक्षिण का सूबेदार बना के भेजते हैं, गवर्नर ही देते हैं इसको कि जाके दक्षिण का
एरिया देखो वहाँ पे बड़ा वायलेंस चल रहा है। इसी समय दक्षिण में मराठे भी हैं, मराठों ने अपना एक्सपेंशन किया हुआ है। इस बंदे को भेजते हैं। ये बंदा क्या करता है, एक ठीक ठाक सा एरिया देख लेता है हैदराबाद के आसपास का, और 1724 में आते ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ इंडिपेंडेंट रूलर इन हैदराबाद, और ये हैदराबाद राज्य की स्थापना कर देता है। और अब कोई भी टैक्स एक्स चुकाना कर देता बंद, और मुगल बादशाहों में इतनी दम नहीं है कि वो इसे आके चुनौती दे पाए, और इस तरीके से ये हैदराबाद में स्वतंत्र हो जाता है। और इसकी रियासत चलती थी सेम टाइम। देखो मराठी भी पावर में है, इसका कॉन्फ्लिक्ट मराठों के साथ होने लगता है, इसका कॉन्फ्लिक्ट टीपू के साथ होने लगता है। और होता यह है कि 1798 में इन 1798 he accepted subsidiary alliance। 1798 में इसने सहायक संधि स्वीकार कर ली। तो देखो जो राज्य बना था 1724 में, वो 1798 में अंग्रेजों की शरण में चला जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि हैदराबाद की एक बड़ी रियासत अंग्रेजों के पास चली जाती है। केवल फाउंडर ही पूछते हैं, इसमें आपको इतना ही जानकारी होनी चाहिए, इसका फाउंडर कौन है। तो फाउंडर वॉज निजामुल मुल्क चिन कुलिच खां हैं, और अंग्रेजों ने इसके साथ सहायक संधि कब की, 1798 में की। और उस समय मोहम्मद शाह रंगीला राजा हैं जब इस राज्य की स्थापना हुई है। हैदराबाद में इतनी इन्फॉर्मेशन काम की, बाकी इन्फॉर्मेशन और कोई काम की नहीं है। अब हम देखेंगे सिखों को, कि सिखों का एम्पायर कैसे बना और सिखों का डिक्लाइन कैसे हुआ। देखो सिख शक्ति की स्थापना कैसे होती है। 10वें गुरु गोविंद सिंह की मौत के बाद क्या होता है कि बंदा बहादुर लीडरशिप देखता है। बंदा बहादुर, ये कौन है, बंदा बहादुर। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हो जाती है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है 1708 में, ठीक है। अच्छा, अब इसी का नाम, बंदा बहादुर का नाम क्या है, लक्ष्मण सिंह है। हिंदी का नाम मतलब जो इसका रियल नाम था वो क्या था, लक्ष्मण सिंह। पूछ लेता है कभी, देख लेना। बंदा बहादुर का वास्तविक नाम क्या था, लक्ष्मण सिंह। बंदा बहादुर पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने सभी सिखों में सिक्के चलाए हैं। सिक्के चलाए, ठीक है। बंदा बहादुर ही पहला लीडर है सारे सिखों में जो पहली बार क्या चल रहा है, सिक्के चलाता है, ठीक है। इसके बाद होता यह है कि फर्रुख सियार जो है, फर्रुख सियार का ड्यूरेशन रहा है लगभग, फर्रुख सियार बंदा बहादुर को पकड़ लेता है और इसको फांसी की सज़ा दिला देता है। सज़ा क्या, यही मुगल बादशाह है फर्रुख सियार, फांसी की सज़ा दे देता है। इसके बाद होता क्या है कि पूरे पंजाब में, पूरे उस रीजन में, पंजाब के रीजन में ये दल खालसा, ये क्या था, एक खालसा दल बना रखा है इन्होंने, जो कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है अपने आप को मुगलों से बचाने के लिए। दल खालसा, दल खालसा देख लो, खालसा दल, खालसा दल एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। खालसा दल बिखरने लगता है तो कपूर सिंह एक व्यक्ति हैं जो कि खालसा दल को संगठित करते हैं, ठीक है। अब इसमें बड़े सारे सैनिक इधर उधर, मतलब सेनापति टाइप के हो जाएंगे, जो मुखिया टाइप के हो जाएंगे। होता क्या है कि ये दल खालसा में कोई एक यूनिक लीडरशिप ना होने की वजह से इसमें बिखराव आने लगता है, और हम क्या देखते हैं कि ये खालसा दल ही 12 मिसिल में बढ़ जाता है। मिसिल या मिसल,
यही खालसा दल 12 मिसल्स में डिवाइड हो जाता है और सबसे बड़ी जो मिसल थी वो भंगी मिसल थी। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मिसल जो है वो भंगी मिसल है। अच्छा, ये सब मिसल चल रही है, इसी टाइम पे होता ये है कि एक सुखचरिया मिसल है जिसमें रणजीत सिंह का बर्थ होता है। बाद में रणजीत सिंह इन सभी मिसलों को मिला के इकट्ठा एक सिख साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो इन मिसल में से ही एक कौन सी है? सुखचरिया मिसल है। सुखचरिया मिसल में ही रणजीत सिंह का क्या होगा? बर्थ होगा। तो अब हमें देखना क्या है? सुखचरिया मिसल। देखो रणजीत सिंह में हमें क्या क्या समझना है। रणजीत सिंह का जन्म होता है 2 नवंबर 1718 को सुखचरिया मिसल में, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन ये हो गई। दूसरा, इन्होंने लाहौर जीता है, लाहौर जीता है 1799 में और इसको राजधानी बनाया, इंपॉर्टेंट है। ही कॉन्कर्ड लाहौर एंड मेड इट एज अ कैपिटल, ठीक। फिर इन्होंने 1802 में अमृतसर जीता है, 1818 में मुल्तान जीता है। यूजलेस बातें, इनसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हाँ ये दोनों चीज़ें पूछ लेता है। इसके बाद इन्होंने क्या किया है? सिक्के चलाए हैं। इन्होंने पहली बार सिक्के इशू किए हैं और इनको नानक शाही कहा गया है, नानक शाही। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज अ नानक शाही। तो नानक शाही इज अ टाइप ऑफ करेंसी विच इज इशूड बाय द राजा रणजीत सिंह, ठीक है। तो नानक शाही का मतलब पूछ लेता है। और इसमें कैसे कैसे सिक्के हैं? इसमें एक चांदी का है और एक तांबे का है, ठीक है। इन्होंने एक नई सरकार का सिस्टम लेके आए हैं। बेसिकली अपनी सरकार को ये बड़े प्यार से, इज्जत से अपनी सरकार को ही बुलाते थे, सरकार ए खालसा जी, सरकार ए खालसा जी। तो ये इनकी सरकार का नाम है, ये गवर्नमेंट है जिसके द्वारा ये शासन कर रहे हैं। तो न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस नेम्ड सरकार ए खालसा जी। और ये जो स्लोगन है वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फतेह, ये भी महाराजा रणजीत सिंह ने वॉर के दौरान मोटिवेट करने के लिए सिखों को दिया हुआ है। तो वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फतेह भी किसने दिया? राजा रणजीत सिंह ने दिया। एक ये नानक शाही वाला क्वेश्चन क्या है आपका? एक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो अमृतसर मंदिर को स्वर्ण की जो गोल्ड प्लेट्स है उनसे कवर कराया है, किसने? रणजीत सिंह ने कराया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। दूसरा, गॉट अ कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर हीरा, ये इंपॉर्टेंट है। शाह सुजा अफगानिस्तान। देखो क्या होता है, नादिर शाह ने 1739 में भारत पे हमला किया था और यहां से वो तख्ते ताउस शाहजहां वाला लूट के ले गया, चला गया अफगानिस्तान भाई। उसके बाद में क्या होता है कि नादिर शाह के बाद वहां पे शाह सुजा राजा बनता है। अच्छा, शाह सुजा की मदद करते हैं महाराजा रणजीत सिंह, कई बार मदद करते हैं। शाह सुजा खुश होके रणजीत सिंह को कोहिनूर देता है। रणजीत सिंह ने ना लूटा है ना छीना है, इनके पास में कोहिनूर आया है, जबकि नादिर शाह लूट के लेके गए। तो शाह सुजा से कोहिनूर मिला किसे? महाराजा रणजीत सिंह को। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह की जो आर्मी के प्रमुख मार्शल थे, जो इनकी आर्मी को तैयार करते हैं, वो हैं हरी सिंह नलवा, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1809 की ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमृतसर की संधि देखो, अमृतसर की संधि, इसमें क्या हुआ था समझ लो। हुआ ये कि 1809 तक आते आते अंग्रेज पूरे उत्तर भारत को कैप्चर कर चुके हैं, दक्षिण को कैप्चर कर चुके हैं। और हम क्या देख रहे हैं कि अब वो कहीं ना कहीं उनका फोकस पंजाब पे है कि पंजाब को जीत ले तो ये पूरा एरिया सुरक्षित हो जाए। होता ही है कि महाराजा रणजीत सिंह और इनके बीच में इससे पहले कई छोटे छोटे हमले युद्ध हो चुके हैं। महाराजा रणजीत सिंह को पता है कि अंग्रेजों को हराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो पूरा इंडिया जीतते चले आ रहे हैं। होता यह है कि इन दोनों लोगों के बीच में एक अमृतसर की संधि होती है 1809 में, जिसमें सतलज को सीमा मान लिया गया कि पूर्व में रणजीत सिंह नहीं आएंगे और इधर से अंग्रेज आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सतलज को क्या कर लिया गया है? एक सीमा फिक्स कर ली गई है दोनों साम्राज्यों के मध्य में। और 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मौत हो जाती है। तो आज जो भी प्रश्न होगा महाराजा रणजीत सिंह से, वो इसमें से आपको आ जाएगा। अब महाराजा रणजीत सिंह की तो मौत हो गई 1839 में। अब देखना हमें अगले 10 सालों का है, क्योंकि
1848 आते आते पूरा सिख एम्पायर अंग्रेजों के पास चला जाता है। तो इस पीरियड को और देख लेते हैं तो पता चल जाएगा कि पंजाब किस तरीके से अंग्रेजों के पास जाता है। और जैसे ही अंग्रेजों के पास पंजाब गया, पूरी की पूरी टेरिटरी किसके पास आ गई? अंग्रेजों के पास आ गई। और यहीं से आपकी क्या शुरू हो जाएगा? एक्ट वगैरह जो जितने रेगुलेटिंग एक्ट ये सब आए और ब्रिटिश शासन शुरू हो जाएगा आपका भारत में। तो ये क्या है? एक्सपेंशन ऑफ इंडिया में अंग्रेजों का ये लास्ट स्टेप रहेगा। इसके बाद पूरा इंडिया इनके पास में आ जाता है। तो अब हमें देखना क्या है? ये 10 सालों का इतिहास देखना है। देखो, महाराजा रणजीत सिंह के बाद उनके उत्तराधिकारी बनते हैं जो बहुत ही नाकाबिल टाइप के हैं। सबसे पहले है खड़क सिंह, खड़क सिंह का ड्यूरेशन ये है। फिर नौनिहाल सिंह, नौनिहाल सिंह मतलब 1 साल भी नहीं चला बेचारा। शेर सिंह और आखिरी है दिलीप सिंह, दिलीप सिंह, दिलीप सिंह। ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि रणजीत सिंह के मरने के बाद अंग्रेजों की आंखें कहाँ हैं? सिख साम्राज्य पे हैं। अब पहला अंगल सिख वॉर होता है 1845 और 46 में, जो लाहौर की संधि के साथ समाप्त होता है। और ये युद्ध हारने के पीछे भी धोखेबाजी थी। इनकी आंतरिक धोखेबाजी के कारण सिख लोग पहला युद्ध हार जाते हैं और इन्हें अपनी बड़ी सारी जमीन या बहुत सारा एरिया अंग्रेजों को देना पड़ता है। अब तो अंग्रेजों को पता चल गया जी ये तो डिक्लाइन हो सकते हैं, क्योंकि इनकी इंटरनल गुटबाजी चल रही है। कुछ ही समय बाद दूसरा युद्ध होता है, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होता है 1849 में। इसमें लॉर्ड डलहौजी पूरे पंजाब को जीत लेते हैं। डलहौजी ने पूरा पंजाब ही विजित कर लिया। और ऐसे हम क्या देखते हैं कि अब 1849 आते आते पूरा भारत किसके पास चला जाता है? अंग्रेजों के पास चला जाता है। तो इस तरीके से हमने सिख एम्पायर का राइज एंड फॉल देखा। इसमें ये दोनों युद्धों से आपको प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि सिखों का पतन कैसे हुआ। तो डलहौजी ने विलय कर लिया, सिख साम्राज्य का विलय। सिख साम्राज्य का विलय किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर से। और ये कब हुआ है? इसकी डेट भी आपसे पूछ लेते हैं। तो इतनी ही इंफॉर्मेशन है सिखों में। इस तरीके से जो आज हम सुबह टॉपिक लेके चले थे वो अब होता है खत्म। और अब हम प्योरली हमें देखना है कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी क्या रही भारत में। अब उन्होंने मोटा मोटा पूरा भारत जीत लिया है। और आज के लिए इतना ही। बड़े ध्यान से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।